नमस्कार शिक्षार्थी एवं दर्शक मंडल। आज का विषय बिंदु है कैसे पहचाने अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया। आए अकर्मक एवं सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है कि क्या, किसे और किसको, इन 3 प्रश्नों को पूछना है क्रिया के साथ। पहले वाक्य पढ़ते हैं। रमेश रोटी खाता है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले क्रियापद को अलग कर देते हैं। आप जानते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के करने होने आदि का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इस उदाहरण में देखें, रमेश रोटी खाता है। खाता है क्रियापद है, यहाँ से यहाँ तक। खाना जो है क्रिया है। तो इस क्रिया से ही हमको पूछना है क्या खाता है, क्या खाता है। तो इसका उत्तर मिला रोटी खाता है। ध्यान देंगे, एक काम और करना है। सबसे पहले क्रिया को अलग कर लेंगे। खाता है, कौन खाता है? रमेश खाता है। तो ये रमेश जो हुए ये कर्ता हुए, और खाना क्रिया। इस क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या खाता है? रोटी। यदि क्या प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इसमें जो क्रिया प्रयुक्त हुई है ये हो गई सकर्मक क्रिया। सकर्मक सकर्मक क्रिया। यदि क्या का उत्तर नहीं मिलता तो फिर अगला प्रश्न करते किसे खाता है या किसको खाता है। लेकिन क्या का उत्तर पहले ही मिल गया, इसलिए आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुरंत पहचान हो गई कि इस वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो क्रिया सकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखें। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें पहला काम करेंगे, क्रिया को अलग कर लेंगे। क्रिया क्या हो रही है? इसमें उड़ने की क्रिया हो रही है। ये क्रियापद हो गया यहाँ से यहाँ तक। और उड़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं? पक्षी। तो पक्षी जो हो गया ये कर्ता हो गया। पक्षी को कर्ता में अलग कर लेंगे, उड़ना क्रिया में अलग हो गया। अब जो बीच में शेष बचा हुआ है, यहाँ देखें क्या करना है। इन प्रश्नों का उत्तर बचे हुए भाग में मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे प्रश्न हम क्रिया से ही करेंगे। उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? तो आपको लग रहा होगा कि पक्षी उड़ते हैं, लेकिन पक्षी को तो हम कर्ता में अलग कर चुके हैं। क्या उड़ते हैं इसका उत्तर कर्ता और क्रिया दोनों को छोड़कर जो बीच में बचा हुआ है उसमें इसका उत्तर मिलना चाहिए। क्या उड़ते हैं? आंसर नहीं है। यहाँ लिखा है आकाश में। यदि प्रश्न यह पूछना होता कि कहाँ उड़ते हैं तो उसका प्रश्न होता, उत्तर मिलता आकाश में उड़ते हैं। लेकिन कहाँ उड़ते हैं ये तो प्रश्न पूछना ही नहीं है। हमें ये पूछना है क्या उड़ते हैं? उत्तर नहीं है। किसे उड़ते हैं? उत्तर नहीं है। किसको उड़ते हैं? इसका भी उत्तर इसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो न को अ कहा जाता है। इसमें जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो अकर्मक क्रिया हो गई। हाँ, देखेंगे तीसरा उदाहरण। रमिता जोर जोर से खांसती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? देखिए, खांसने की क्रिया हो रही है। तो इसको पहले अलग कर लेंगे। खांसना क्या हो गया? क्रिया। और ये खांसने का काम कौन कर रहा है? ये रमिता कर रही है। इसलिए रमिता जो हो गई ये कर्ता हो गई। तो ध्यान देना है, कर्ता को अलग कर लिया, क्रिया को अलग कर लिया। अब जो बीच में जो बचा हुआ भाग है इसी में उत्तर ढूंढना है।
किसका उत्तर ढूंढना है? इन प्रश्नों का। ये प्रश्न पूछना किससे है? क्रिया से। ध्यान देंगे, प्रश्न पूछना है क्रिया से और इसका उत्तर ढूंढना है दोनों के बीच में जो बचा हुआ है उसमें से। तो रमिता जोर जोर से खांसती है। अब इस क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या खांसती है? उत्तर क्या मिला? नहीं मिला। उत्तर में है जोर जोर से। यदि ये पूछना होता कि किस तरह से खांसती है, ये तो प्रश्न पूछना ही नहीं है। ये पूछना है क्या खांसती है। अरे खांसी खांसती है ऐसा तो कहेंगे नहीं। क्या खांसती है? नो आंसर, उत्तर नहीं है। किसे खांसती है? इसका भी उत्तर नहीं है। खांसी को खांसती है ऐसा तो कहेंगे नहीं। किसे खांसती है? नहीं। किसको खांसती है? इसका भी उत्तर नहीं है। तो इन तीनों प्रश्नों में से यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो इसमें जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला उदाहरण, नौकरानी रस्सी ऐंठती है। ऐंठना क्या है? क्रिया है। ऐंठना क्या है? क्रिया है। ऐंठने का काम कौन कर रही है? नौकरानी। तो नौकरानी को भी इधर अलग कर लीजिए क्योंकि ये कर्ता हो गई। क्रिया को जो करने वाला होता है वही कर्ता होता है। ऐंठने का काम नौकरानी कर रही है तो नौकरानी कर्ता हो गई, ऐंठना क्रिया हो गई। अब देखिए बीच में ये जो बचा हुआ भाग है इसमें उत्तर ढूंढना है। प्रश्न है क्या ऐंठती है? उत्तर मिल गया, रस्सी ऐंठती है। तो जब उत्तर मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। अगला उदाहरण, अब देखिए ये ऐंठना जो क्रिया है इसका सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रयोग होते हैं। इस उदाहरण से देखें, रस्सी ऐंठती है, ऐंठना क्रिया को अलग कर लेंगे। ऐंठने का काम कौन कर रही है? रस्सी खुद कर रही है, ये कर्ता हो गया। अब देखें बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। यदि प्रश्न करेंगे क्या ऐंठती है तो आपको ऐसा लगेगा कि रस्सी ऐंठती है, लेकिन रस्सी में उत्तर नहीं ढूंढना है क्योंकि रस्सी को हम कर्ता पद में अलग कर चुके हैं, वो कर्ता हो गया। कर्ता और क्रिया दोनों अलग करने के बाद जो बचता है उसमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए, तब वो सकर्मक क्रिया होगी। क्या ऐंठती है? यहाँ नो आंसर। किसे ऐंठती है? नो आंसर। किसको ऐंठती है? नो आंसर। उत्तर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। तो देखें ऐंठना जो क्रिया है इसका सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रयोग हुआ है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये नौकरानी जो है रस्सी को ऐंठ रही है, तो ऐंठने का फल जो है वो कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, वो क्रिया पर पड़ रहा है। और इसमें क्या है कि रस्सी ऐंठती है, इसका मतलब कि रस्सी में अपने आप ऐंठन आ रही है, उसे दूसरा कोई नहीं ऐंठ रहा है। इस रस्सी को नौकरानी ऐंठ रही है, जबकि यह रस्सी अपने आप ऐंठन पैदा कर रही है। जैसे आप चारपाई वगैरह बनाते होंगे तो देखे होंगे, जो उसकी रस्सी आप लाते हैं तो अपने आप उसमें ऐंठन आ जाती है, वो क्रिया आकर्मक होती है। और जब उसे कोई ऐंठना शुरू करता है अपने हाथों से पकड़ करके तो वहीं पर ऐंठना क्रिया सकर्मक हो जाएगी। और भी आगे के उदाहरण देखेंगे। मोहन दादाजी को चश्मा देता है। सबसे पहले क्रियापद अलग कीजिए, क्रिया अलग हो गया देना। देने का काम कौन कर रहा है? मोहन, इसलिए देने का काम जो करता है वही करता है, क्रिया को जो करता है वही करता है, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। अब क्रिया से आप प्रश्न करेंगे क्या देता है? ध्यान देंगे, क्या देता है? उत्तर इसमें मिला चश्मा। क्या देता है? चश्मा। और आगे प्रश्न कीजिए, किसे देता है? दादाजी को देता है। दो प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, ध्यान देंगे। क्या देता है? चश्मा, एक प्रश्न का उत्तर मिला। किसे देता है? दादाजी को, दो प्रश्न का उत्तर मिला। ये तो कंफर्म हो गया
कि यहाँ पर देना क्रिया जो है सकर्मक है, लेकिन सकर्मक में भी दो दो कर्म अपेक्षित हो गए हैं। देखें, एक कर्म चश्मा और दूसरा कर्म दादाजी। तो ऐसी क्रियाएं जो प्रयुक्त होती हैं वाक्यों में, तो उसमें यदि दो कर्म अपेक्षित हो जाएं या दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो वो सकर्मक में द्विकर्मक हो गए। एक यहाँ पर कर्म और दूसरा यहाँ कर्म। तो ये सकर्मक है और सकर्मक में भी ये द्विकर्मक है। ध्यान देंगे, क्रिया के मुख्य दो भेद अकर्मक एवं सकर्मक। अब सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक, एक कर्म सकर्मक, द्विकर्म सकर्मक। तो आप देख सकते हैं इसमें दो दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं और है ये सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण, वह सुनता है, क्रियापद अलग कर लेंगे। सुनने की क्रिया हो रही है, तो सुनने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रिया, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। यदि प्रश्न आप करेंगे क्या सुनता है, उत्तर नहीं है। किसे सुनता है, उत्तर नहीं है। किसको सुनता है, उत्तर नहीं है। तो जब उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। अकर्मक क्या? क्रिया, क्योंकि हम क्रिया का भेद पढ़ रहे हैं। अब देखें, यही सुनना जो क्रिया है, यहाँ पर देखिए इसका सकर्मक प्रयोग हो गया है। वह गीत सुनता है, सुनना क्रिया अलग कर लेंगे। सुनने की क्रिया कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो ये कर्ता हो गया। कर्ता को अलग कर लिए, क्रिया को अलग कर लिए, बीच में जो बचता है क्या सुनता है? गीत सुनता है। उत्तर मिल गया, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। ध्यान देंगे, इन प्रश्नों का उत्तर यदि मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। अब देखें, इन दोनों सुनने में आपको लग रहा होगा कि क्यों यहाँ सुनना अकर्मक हो गया, यहाँ सुनना सकर्मक हो गया। ध्यान दें, ये तो पहचान के लिए है। वाक्य पर ध्यान दें, वह सुनता है का मतलब ये है कि वो सुन सकता है, बहरा नहीं है, सिर्फ सुन सकता है, सुनने की क्षमता है उसमें। लेकिन अभी क्या सुन रहा है? वो ढोल, मजीरा, तबला, हारमोनियम या गीत, वो इसमें उसका जिक्र नहीं हुआ है। वो सिर्फ सुनने की क्षमता रखता है, वो सुनता है। क्या सुनता है, इसका उत्तर नहीं है। और यहाँ देखें, गीत सुनता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। और भी कुछ उदाहरण देखेंगे। देखें, मेरा सिर खुजलाता है, खुजलाना क्रिया अलग कर लेंगे। और ये खुजलाने का कार्य कौन कर रहा है? ये खुजलाहट हो किस में रही है? मेरे सिर में। तो इस प्रकार मेरा सिर जो हुआ, यहाँ कर्ता हो गया और खुजलाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब प्रश्न करेंगे क्या खुजलाता है? तो जाहिर सी बात है आपको लग रहा होगा कि मेरा सिर खुजलाता है, लेकिन नहीं। मेरा सिर जो है इसमें कर्ता है, कर्ता पद को अलग कर लेंगे, क्रिया पद को अलग कर लेंगे। इसके बाद जो बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह में उत्तर हमको मिलना चाहिए। क्या खुजलाता है? उत्तर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। और यही खुजलाना क्रिया का देखिए यहाँ सकर्मक प्रयोग हो गया है। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, देखिए खुजलाना क्रिया हो गई। खुजलाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? कर्ता। अब कर्ता और क्रिया दोनों को अलग करने के बाद भी देखिए यहाँ कुछ बच रहा है, इतना सारा बच रहा है। क्या खुजलाता हूँ? अपना सिर। आंसर मिल गया। तो आंसर मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अगले उदाहरण में देखते हैं, वह पढ़ता है,
पढ़ना क्रिया है और वह जो है करता है, बीच में कुछ बचा नहीं। क्या पढ़ता है? नो आंसर, आंसर नहीं है, उत्तर नहीं है, अकर्मक। यहाँ देखिए ढ हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पर एक ऐसे भी ढ लिखा जाता था पहले। अब नीचे वाले इस गोले को हटा दिया गया है, ये अंदर वाला गोला ही मानक रूप में माना जाता है। यहाँ देखें, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया अलग हो गई, पढ़ने का काम वह करता है इसलिए वह करता हो गया। प्रश्न पूछेंगे क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक पढ़ता है, क्रिया हो गई सकर्मक। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रयोग होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद क्रिया अकर्मक रही अथवा सकर्मक रह गई, उसकी पहचान इन प्रश्नों से कर लेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जानेंगे हम। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मूल रूप में अकर्मक होती हैं, परंतु जब उन्हें प्रेरणार्थक बना दिया जाता है तो वो अकर्मक क्रियाएं भी सकर्मक बन जाती हैं। आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं मूल अकर्मक क्या है। जैसे देखें, अकर्मक क्रिया की परिभाषा में आपने पढ़ा होगा, अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वाक्यों में प्रयुक्त होने पर कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और ऐसी क्रियाएं जो वाक्यों में प्रयुक्त होती हैं तो कर्म की अपेक्षा रखती हैं, उन्हें सकर्मक, नहीं रखती हैं तो अकर्मक। दूसरे ढंग से भी कहा जाता है कि जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का भोक्ता करता हो, वो क्रिया अकर्मक हो जाएगी, और जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कहीं और पड़े, कर्म इत्यादि पर पड़े, तो वो सकर्मक हो जाती है। आइए देखें, जागना, उठना, बैठना, चलना, हंसना, नाचना, ये क्रियाएं मूल रूप में अकर्मक होती हैं। अब कैसे अकर्मक होती हैं देखें। जैसे जागने की क्रिया, जैसे मान लीजिए मैं जाग रहा हूँ, तो जागने की क्रिया मैं कर रहा हूँ, तो उस क्रिया का भोक्ता भी मैं स्वयं हूँ। जागने के लिए मुझे कोई कर्म अपेक्षित नहीं है। जगूंगा, सोऊंगा, ये क्रिया मुझ में ही संपन्न होगी। लेकिन यदि किसी को जगाना होगा तो आप कर्ता हो जाएंगे और जगाने की क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति पर संपन्न होगी। उसका शरीर पकड़ करके हिलाएंगे, डुलाएंगे, या फिर कोई बाजे इत्यादि बजाएंगे या कोई ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो व्यक्ति वो जगेगा। लेकिन स्वयं जागने के लिए, सोने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक है। अब आप कह सकते हैं कि बैठने के लिए तो हमें कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी या कोई सीट चाहिए हमको बैठने के लिए। तो आपको कारक में आपने पढ़ा होगा कि जिस पर बैठते हैं या जिसमें बैठते हैं वो अधिकरण होता है। इन आन का यूज आपने पढ़ा होगा। कुर्सी पर आप बैठ रहे हैं तो कुर्सी आपको आधार प्रदान कर रही है, इसलिए वो अधिकरण हो गया। तो ध्यान रहे कि जब आप अकर्मक और सकर्मक पढ़ रहे हैं तो ये अकर्मक और सकर्मक हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, न कि अधिकरण के बारे में। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। चल तो आप खुद ही रहे हैं, चलने की क्रिया का फल आपके ऊपर पड़ रहा है। भले ही वो चलने की क्रिया में आप बैसाखी का सहारा ले लीजिए या किसी का कंधा पकड़ के चलिए, तो वो साधन के रूप में प्रयुक्त होगा। जो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है उसे करण कहते हैं। करण माने साधन। और यहाँ आप करण नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ आप क्रिया भेद पढ़ रहे हैं, अकर्मक सकर्मक। इसलिए चलने की क्रिया पर हम केंद्रित रहेंगे और उस चलने की क्रिया का भोक्ता खुद आप हैं या मैं हूँ, इसलिए इसमें कर्म अपेक्षित नहीं है। अतः यह अकर्मक क्रियाएं हुई। जैसे हंसना है आपको, आप खुद हंसेंगे। यह बात अलग है
कि किसी के विकट वेश को देख करके आपको हंसी आ जाए, कोई आपको हंसा दे, उसका माध्यम कारण कोई दूसरा बन सकता है, लेकिन हंसने का फल आपको स्वयं भुगतना है। स्वयं हंस रहे हैं, इसमें कोई कर्म अपेक्षित नहीं है। इसलिए ये क्रियाएं क्या हुई? अकर्मक हुई। ध्यान देंगे शिक्षार्थी, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मूल रूप में अकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मूल रूप में सकर्मक होती हैं। यहाँ देखें, जैसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए कर्म अपेक्षित है। आपको किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, तभी आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिखना है तो या तो आपको पत्र चाहिए, कुछ तो लिखेंगे आप, तो इसलिए इसमें कर्म अपेक्षित है। खाना है, क्या खाएंगे? कुछ तो खाएंगे, रोटी चावल दाल। अब जैसे ही आप खाएंगे तो खाने क्रिया का फल जो है, जो क्रिया संपन्न होगी, जैसे मान लीजिए रोटी, तो ये क्रिया रोटी पर संपन्न होगी। रोटी आप खा रहे हैं, ठीक है, आप अपने दांतों से चबाएंगे, लेकिन खाना क्रिया उस रोटी पर संपन्न होगी, इसलिए यहाँ कर्म अपेक्षित हो गया रोटी। तो खाना पीना, पीने के लिए भी कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, शरबत चाहिए, लस्सी चाहिए। जांचने के लिए आपको कॉपी चाहिए या कोई व्यक्ति ही चाहिए जिसे आप जांच रहे हो। धोने के लिए कोई कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, जो कुछ भी है। मलने के लिए दादाजी अपना शरीर मल के नहा रहे हैं, दादाजी कर्ता हो गए, शरीर उनका कर्म हो गया, मलना क्रिया हो गई। कमाने के लिए आपको धन चाहिए, कमा रहे हैं, धन कमाएंगे, गेहूँ चावल इत्यादि भी कमाते हैं लोग खेतों में। नष्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए, कर्म अपेक्षित हो जाएगा। आप क्या नष्ट करेंगे, इससे भी उत्तर मिल जाएगा। क्या नष्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बनाने के लिए कर्म चाहिए, बिगाड़ने के लिए भी कर्म चाहिए, भरने के लिए भी कुछ चाहिए, पानी आटा चावल दाल। पकाने के लिए भी कुछ चाहिए, चबाने के लिए भी कुछ चाहिए, इसमें कर्म अपेक्षित है। तो देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से संबंधित कई तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो वाक्य दे देगा, तो वाक्यों में पहचानने के लिए इन प्रश्नों का सहारा लेंगे, और वाक्य न दे करके स्वतंत्र रूप में शब्द ही दे दे। पढ़ना क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक, लिखना क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक। अब देखिए, पढ़ना क्रिया का अकर्मक सकर्मक दोनों प्रयोग हुआ था, खुजलाना क्रिया का भी सकर्मक अकर्मक दोनों प्रयोग हुआ था। विकल्प के आधार पर आप निर्धारित कर लेंगे। ये क्रियाएं मूल रूप में अकर्मक हैं। अब देखिए, जो मूल रूप में अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे ही इसे आप प्रेरणार्थक बना लेंगे, आपको मालूम होगा ऐसी क्रियाएं जो किसी की प्रेरणा से संपन्न होती हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसमें भी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखें, जगना, आप स्वयं जाग रहे हैं, अकर्मक क्रिया, और जगना का प्रेरणार्थक हो जाएगा जगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा जगवाना। समझे? जगना, आप खुद जाग रहे हैं, जगाना अपने छोटे भाई को जगा रहे हैं, जगवाना आप अपने छोटे भाई को बता दिया कि दादाजी को जगाया हो भाई, तो ये क्रिया यहाँ हो गई। तो जगाना, यदि मान लीजिए, अब दे दे कि जगाना क्रिया क्या है, ये अकर्मक है कि सकर्मक है, तो इसके मूल में जाने का प्रयास करेंगे। जगना अकर्मक है, जगाना सकर्मक है। भाई जगाने के लिए कोई चाहिए तो कर्म अपेक्षित हो जाएगा, जगने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि जगने के लिए हमको अलार्म की जरूरत है, तो अलार्म आपका साधन है। जगना क्रिया आपके अलार्म के ऊपर संपन्न नहीं होगी। जागने और सोने की क्रिया आपके अंदर होगी, अलार्म पर नहीं होगी। अलार्म साधन हो जाएगा, उसकी आवाज़ सुन करके जगेंगे, लेकिन जगने की क्रिया आप पर संपन्न होगी। इसलिए जगना क्रिया जो है अकर्मक है, अलार्म आपका साधन हो सकता है। जगाना, वो व्यक्ति जगेगा लेकिन जगाएंगे आप, आपकी प्रेरणा से, कर्म अपेक्षित हो जाएगा। दादाजी को जगाने जाएंगे, दादाजी कर्म हो जाएंगे। यहाँ देखें, उठना क्रिया अकर्मक है, लेकिन उठाने के लिए कर्म अपेक्षित होगा। आखिर किसे उठाएंगे भाई, किसे या किसको उठाएंगे, क्या उठाएंगे? और ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा उठवाना, उठ रहे हैं, उठा रहे हैं आप स्वयं, ठीक ना, उठ रहे हैं स्वयं, सॉरी,
उठ रहे हैं स्वयं, उठा रहे हैं किसी और को और उठवा रहे हैं किसी और से। आप स्वयं उठ गए, भाई को उठा रहे हैं, भाई को बता दिया दादाजी को उठा दीजिए, तो उठवाना हो गया। बैठना और बैठाना, ध्यान देंगे, बैठना बैठाना, स्वयं बैठ रहे हैं अकर्मक, किसी बच्चे को बिठा रहे हैं, सॉरी, स्वयं बैठ रहे हैं अकर्मक, किसी बच्चे को बैठा रहे हैं सकर्मक, और बच्चे को कह करके किसी और को बिठवा रहे हैं तो वहाँ भी सकर्मक। चाहे प्रथम प्रेरणार्थक हो अथवा द्वितीय प्रेरणार्थक हो, दोनों ही क्रियाएं सकर्मक हो जाती है। ध्यान देंगे, अकर्मक क्रियाओं को जैसे ही प्रेरणार्थक क्रिया में बदल दिया जाता है तो वो क्रियाएं भी सकर्मक हो जाती हैं। हाँ, ध्यान देंगे, देखिए, सूंघना, सूंघाना, आप फूल स्वयं सूंघ रहे हैं, अकर्मक क्रिया हो गई। अपने भाई को सूंघा रहे हैं, सकर्मक हो गई। और भाई को दे दिए, ले भैया थोड़ा दादाजी को भी सूंघा दे, तो दादाजी को सूंघवा रहे हैं भाई से कह करके, तो ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक, सूंघना अकर्मक। आप स्वयं चिढ़ रहे हैं अकर्मक, किसी दूसरे को चिढ़ा रहे हैं सकर्मक, और उसको बता दिया अच्छा ठीक है भाई तुमको नहीं चिढ़ाएंगे, जाकर उस बगल वाले को चिढ़ाओ, चिढ़वा रहे हैं, तो वो भी सकर्मक। नहाना अकर्मक, भाई को नहलाना सकर्मक, और भाई से कह दिया थोड़ा दादाजी को भी पानी चला के नहलवा दो भाई, तो वो भी सकर्मक। अब देखें, एक मात्राओं में फर्क होने पर भी कहीं कहीं थोड़ा सा देखें अकर्मक सकर्मक हो जाता है। यहाँ देखें, प में ह्रस्व ई लगा हुआ है, पीछे से छोटी ई का मात्रा। पिटना शब्द पर ध्यान देंगे, पिटना, जल्दी से पढ़ेंगे, पिटना। और यहाँ है पीटना, बड़ी का मात्रा, थोड़ा टाइम लगेगा, दीर्घ ई है, पीटना, पिटना, पीटना। यहाँ देखें, इस पिटने का मतलब हुआ कि आप पिट गए, आपको कोई मार गया, आपको घायल कर गया। इस पीटने का मतलब यह है कि आप पीट रहे हैं दूसरे को, दर्द उसको हो रहा है। इस पीटने का मतलब दर्द आपको हुआ, कोई आपको मारा। इस पीटने का मतलब आप किसी दूसरे को मार रहे हैं। और पिटवाने का मतलब किसी दूसरे से कह करके किसी तीसरे को पिटवा रहे हैं। तो पिटना क्रिया अकर्मक, और यहीं देखिए दीर्घ ई हो गया, तो ये सकर्मक और ये भी सकर्मक। घिसना, आप चल रहे हैं, आपके जूते अपने आप घिस रहे हैं, अरे भाई आपके चलने से घिस रहे हैं, लेकिन घिसने की क्रिया स्वतः हो रही है, वो घिस रहा है अकर्मक, जूता घिस रहा है। और आप जानबूझ के जूते रगड़ रगड़ के घिस रहे हैं, तो ये हो गया आप घिस रहे हैं जूते को, भैया थोड़ा पैर उठा के ही रखते तो कम घिसता। ये घिसना अकर्मक, और ये दीर्घ घिसना सकर्मक, और घिसवाना प्रेरणार्थक है, तो ये तो सकर्मक हुआ ही। 3 तरह से पहचाने। वाक्यों में सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए क्या, किसे, किसको से काम लेंगे। मूल रूप में अकर्मक सकर्मक क्रियाओं को पहचान लेंगे। कुछ क्रियाएं अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं, उसे भी प्रश्न से पहचान लेंगे। और कुछ क्रियाओं को ऐसे पहचानेंगे मात्रा के हेर फेर से भी, इनके अर्थ जो सूक्ष्म अंतर हैं अर्थों में, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सीख पाए होंगे। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण लेकर के आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि कहा गया है अभ्यासेन विद्या वर्धते। आपने हमें सुना, धन्यवाद। धनंजय जी का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। और आपने कहा था व्याकरण आप पूरा पढ़ाएं, पूरा संभव हो पाएगा या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा, मेरी झोली में जो कुछ भी होगा उसे आप अपना समझें, वो आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।